हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर यहाँ पर जो है 6 से लेकर 9 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए गए थे। तो आज भी यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बार अब तक रिपीट हो चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना सबसे अधिक है यहाँ पर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला चैप्टर अब आपका यहाँ पर है विकास। सबसे पहले इस चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक चयन या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर खा जो है आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विकल्प सही है मैं केवल वही बताऊंगा, आपको सभी विकल्प नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी विकल्प बताने में कंफ्यूजन होता है। और जब एक कंफर्म विकल्प बता दिया जाता है तो आपको यहाँ पर याद करने में आसानी रहती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव कभी भी पढ़िए तो उसका जो सही विकल्प अगर डायरेक्ट वो पढ़ेंगे तो आपको जब भी वो क्वेश्चन मिलेगा तो उसका आंसर जो है आपको तुरंत यहाँ पर याद आ जाएगा। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन जो है वो डार्विन ने किया था। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है डार्विन फिंचेज उदाहरण है। देखिए हम लोग बात करें डार्विन फिंचेज यहाँ पर किसका उदाहरण है, तो डार्विन फिंचेज जो है आपका ये अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का। अब ये अनुकूली विकिरण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक ही जाति के यानी कि एक ही पूर्वज जाति के, यहाँ पर जो है एक ही पूर्वज जाति में, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट वाइज समझाता चलूंगा, ठीक है। तो एक ही पूर्वज जाति के जब जीव जो होते हैं जब वहां पर जो है विभिन्न यानी कि अलग अलग जो है भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, ये जब अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जो है पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो जीव यहाँ पर गया होता है उस जीव में उसके वातावरण के अनुसार जो है उसके आकार में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर जब एक ही पूर्वज जाति के जो है जीव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में जो यहाँ पर परिवर्तन होता है यानी कि उनके जो आकारी परिवर्तन होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुसार होते हैं। इससे बोला जाता है यहाँ पर अपसारी विकास। क्या बोलते हैं? अपसारी विकास बोला जाता है जब यहाँ पर एक ही जाति के जीव अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र के वातावरण के अनुसार जो है उनमें आकारी परिवर्तन होता है। इससे बोलते हैं अपसारी विकास। और यहाँ पर इसके बाद जो पूर्वज जाति होती है इसकी मूल समष्टि जो होती है वो अपनी नई समष्टियों में विभाजित हो जाती है। मतलब इसके बाद क्या होता है, अपसारी जब विकास होता है तो जो पूर्वज जाति थी इनमें यहाँ पर जो भी मूल समष्टि वो क्या होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और यहाँ पर जो है इसमें नई समष्टि यानी कि नए गुण जो है यहाँ पर परिवर्तित होते हैं, नए गुण जो है परिलक्षित होते हैं। तो इसी को बोला जाता है अनुकूली विकिरण। क्या बोला जाता है? अनुकूली विकिरण। तो याद रखिएगा अनुकूली विकिरण के एग्जांपल कौन कौन से बता सकते हैं? एक तो आपको दिया गया है यहाँ पर डार्विन फिंचेज, इसके अलावा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्सा। ये जो है आपके यहाँ पर क्या होते हैं, ये अनुकूली विकिरण के एग्जाम्पल हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। यहाँ पर आपको ये सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से जो है किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं जो आपका ये सिद्धांत दिया गया है जनन द्रव्य की निरंतरता, तो यहाँ पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डार्विन ने नहीं किया था बल्कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो यहाँ पर विज़मान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रतिपादन विज़मान ने किया था। और वो भी कब किया था? ये जो है 1886 में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जनन द्रव्य की निरंतरता इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो विज़मान ने 1886 में किया था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि डार्विन ने प्रतिपादन नहीं किया, तो इसका मतलब जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया है बल्कि किसने किया है? विज़मान ने किया है। इसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। यहाँ पर दिया गया गोरिल्ला, गिबन
ओरंगुटान। तो याद रखिएगा आधुनिक मानव का जो निकट संबंधी है वो आपका चिंपैंजी है। आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन है? चिंपैंजी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने आपको अनुकूली विकिरण के बारे में बताया था कि क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका उदाहरण नहीं है। तो जैसे कि दिया गया डार्विन फिंच, तो ये आपका उदाहरण था, मैंने पहले ही बता दिया। ऑस्ट्रेलियाई मॉर्सुपियल, ये भी आपका यहाँ पर उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियाई अप्सरा स्तनी, ये भी आपका है। लेकिन जो जलीय स्तनी है ये आपका जो है यहाँ पर अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ग जो है आपका ये सही होगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना जो है वो किसने प्रतिपादित की थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो यहाँ पर परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये प्रतिपादन जो है यहाँ पर जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। और वो भी कब किया था? 1927 में जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। अब बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग परिकल्पना है क्या, तो ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत दिया गया था उसे ही बोला जाता है बिग बैंग परिकल्पना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पर जो सिद्धांत दिया गया था उसे ही क्या बोला जाता है? बिग बैंग परिकल्पना। और यहाँ पर जो है इस सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके साथ साथ ब्रह्मांड के विस्तार की जो है परिकल्पना प्रमाणित की गई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपकी बुक में जो है आंसर में ये दिया गया है कांट व लाप्लास ने। तो यहाँ पर इसमें मतभेद है। यहाँ पर जो है विकिपीडिया के अनुसार, गूगल के अनुसार इसका आंसर जो है जॉर्ज लेमेत्रे, यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प नंबर घ दिया गया है ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बिग बैंग परिकल्पना जो है वो लेमेत्रे ने 1927 में दी थी। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का अनुपात था। तो हाइड्रोजन, इसके अलावा अमोनिया और मीथेन का जो अनुपात होता है वो 2:1:2 होता है। यानी कि यहाँ पर इसका जो पहला विकल्प दिया गया है आपका ये सही हो जाएगा, 2:1:2। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है कि पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हिकल। क्या है? हिकल। यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर घ जो है आपका सही होगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो है इनमें से किसका सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा माल्थस का सिद्धांत जो है वो जीवन की उत्पत्ति से नहीं है। बाकी जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर इन सभी के सिद्धांत जो है वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हैं, ये लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगे दर्शाती हैं। तो यहाँ पर बात हुई है चिड़ियों के पंख की और इसके अलावा घोड़े की अगली टांगों की। तो यहाँ पर ये जो है समजातता दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं? समजातता। अब समजातता होती क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। समजातता के लिए आपको समजात अंग के बारे में पता होने चाहिए। आप बता सकते हैं कि ऐसे अंग, यहाँ पर समजात अंग कौन से होते हैं? ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में समान, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे अंग जो रचना और इसके अलावा उत्पत्ति में क्या हो? समान हो। रचना और उत्पत्ति में जो है समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो। कार्य में जो है वो भिन्न, यानी कि कार्य में अलग अलग हो। कार्य में भिन्न हो उन्हें बोला जाता है समजात अंग। समजात अंग। और यही घटना जो है क्या कहलाती है? समजातता कहलाती है। तो याद रखिएगा कि ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं, वो आपके समजात अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लोग याद रखिएगा। और यही घटना जो होती है वो क्या कहलाती है? वो समजातता कहलाती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि मछलियों के पंख
तथा व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर समजात अंगों के बारे में बताया, उसी प्रकार से होते हैं आपके समरूप अंग। समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग या फिर बोल सकते हैं समवर्ती अंग, जो यहाँ पर रचना यानी कि संरचना, इसके अलावा उत्पत्ति में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यहाँ पर रचना और उत्पत्ति में जो है ये भिन्न होते हैं, लेकिन ये जो है कार्य में समान होते हैं। कार्य में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये आपके समरूप अंग या समवर्ती अंग कहलाते हैं। समरूप अंग या फिर समरूप अंग या फिर इन्हें ही समवर्ती अंग बोलते हैं। और यही घटना क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है। तो यहाँ पर ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपका यहाँ पर दर्शाते हैं समरूपता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? समरूपता दर्शाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि समजातता क्या है, समरूपता क्या है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अंगों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अंग दिए गए थे, अंग जो है जब वो रचना और उत्पत्ति में भिन्न और कार्य में समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब अंग जो है ये रचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में भिन्न हो तो वो आपके समजात अंग कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। अगर मैं विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग की बात करूं तो यहाँ पर ये भी जो है आपके समजातता को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? समजातता। यहाँ पर ये भी आपके समजात अंग होते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है कि जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता है। यहाँ पर जीवों में होने वाले परिवर्तन में जो है क्या योगदान नहीं देता है? एक उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, समान वातावरणीय दशाएं, ये जो है योगदान नहीं देती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि समान वातावरणीय दशाएं जो है ये जीवों में होने वाले परिवर्तनों में योगदान नहीं देती हैं। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को जो है उत्परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन। यहाँ पर याद रखिएगा कि आकस्मिक आनुवांशिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला इसके बाद यहाँ पर है कि जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व। जैव विकास में जो है उत्परिवर्तन का महत्व वही यहाँ पर दिया गया है कि जननात्मक विलगन, इसके अलावा आनुवांशिकी पुनर्संयोजन और आनुवांशिकी विभिन्नताएं। तो ये यहाँ पर जो है जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है आपका आनुवांशिक विभिन्नताएं। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है जैव विकास में उत्परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अब अगले चैप्टर की बात करेंगे यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग की। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है? किससे बचने के लिए? विषाणु संक्रमण से बचने के लिए। तो याद रखिएगा, विषाणु संक्रमण से बचने के लिए आपका शरीर जो होता है वो इंटरफेरॉन प्रोटीन को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? इंटरफेरॉन। ये याद रखिएगा, इंटरफेरॉन प्रोटीन को उत्पन्न करता है शरीर जो है विषाणु संक्रमण से बचने के लिए। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एंटी सीरम में होते हैं, जो एंटी सीरम होते हैं उनमें यहाँ पर होते हैं। तो याद रखिएगा, एंटी सीरम में जो है आपके एंटीबॉडी होते हैं। यहाँ पर जो है एंटी सीरम में क्या होते हैं? आपके एंटीबॉडी होते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या है? अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया आपका कि एंटीबॉडीज होती हैं। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं आपकी ये प्रोटीन होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एंटीबॉडीज जो है ये प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं? तो याद रखिएगा, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टीबी के टीके का नाम, ये तो आप सभी को याद होगा, टीबी के टीके का नाम जो है बीसीजी होता है। क्या होता है? बीसीजी। ये आपके टीबी के टीके का नाम होता है। इसके बाद
अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। पोलियो ये आपका विषाणुओं द्वारा, चेचक एड्स ये भी आपका विषाणुओं द्वारा, लेकिन टीबी जो है आपका ये विषाणुओं द्वारा नहीं बल्कि ये जीवाणु जनित रोग है। टीबी यहाँ पर ये कैसा रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। तो ये आपका जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, यहाँ पर टीबी। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर जो है जीवाणु जनित रोग, जैसे कि अभी मैंने आपको टीबी बताया था, वहां पर आपका जीवाणु जनित रोग, उसी प्रकार से ये आपका अतिसार, ये आपका जो है जीवाणु जनित रोग होता है आपका यहाँ पर अतिसार। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा टाइफाइड के रोग जनक का नाम, यहाँ पर जो है टाइफाइड के रोग जनक का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा टाइफाइड के रोग जनक का जो नाम है वो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर सॉल्मोनेला, सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु, क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, ये आपका रोग जनक का नाम है। तो यहाँ पर आपको विकल्प में दिया गया है साल्मोनेला, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि जो है वो विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है, यानी कि विडाल परीक्षण के द्वारा जो है किस बीमारी की जांच जो है की जाती है। तो याद रखना विडाल परीक्षण के द्वारा जो है टाइफाइड की जांच की जाती है। टाइफाइड की जांच के लिए जो है विडाल परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। जो निद्रा रोग है वो आपका किस जंतु के द्वारा होता है, यूग्लिना, इसके अलावा प्लाज्मोडियम या फिर ट्रिपैनोसोमा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ट्रिपैनोसोमा, इस जंतु के द्वारा जो है आपका निद्रा रोग होता है, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा जो है निद्रा रोग यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि कैंसर रोग के कारक को कहते हैं। कैंसर रोग का कारक क्या होता है, तो याद रखिएगा कैंसर रोग का कारक जो होता है वो कार्सिनोजेंस होते हैं। क्या होता है, कार्सिनोजेंस। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आपका वो डीएनए अथवा आरएनए होता है। यहाँ पर याद रखिएगा डीएनए अथवा आरएनए होता है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर का वाहक क्या होता है, तो याद रखिएगा पीत ज्वर जो होता है इसका वाहक आपका होता है एडीज। क्या होता है, एडीज। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनको आप समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल कि पीत ज्वर का वाहक क्या होता है, एडीज होता है। इसके अलावा एडीज एजिप्टाई वाहक है। यहाँ पर जो है एडीज एजिप्टाई वाहक किसका होता है, ये आपका जो है डेंगू बुखार का वाहक होता है। किसका वाहक होता है, डेंगू बुखार का वाहक जो होता है आपका ये एडीज एजिप्टाई होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर डेंगू बुखार का वाहक। तो डेंगू बुखार का जो वाहक होता है वो आपका एडीज मच्छर होता है। क्या होता है, एडीज मच्छर, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो है डेंगू बुखार का वाहक होता है। वाहक मतलब इसी के द्वारा ये रोग ज्यादा फैलता है। अगला है चिकनगुनिया रोग का संचरण जो है किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी, एडीज मच्छर, काकरोच या फिर मादा एनाफिलिस। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है चिकनगुनिया रोग का संचरण भी एडीज मच्छर से ही होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप यानी कि अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है आपका ल्यूकेमिया। याद रखिएगा क्या होता है, ल्यूकेमिया। जब यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं का अति उत्पादन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि अफीम से प्राप्त
मार्फिन है, यहाँ पर याद रखिएगा एफीन से प्राप्त मार्फिन जो है आपका ये एक एल्केलाइड है। यहाँ पर मार्फिन जो है ये क्या है, ये आपका एक एल्केलाइड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विनिवर्तन संलक्षण का कारण है एक एक्स गुणसूत्र में वृद्धि होना, ड्रग को अचानक बंद कर देना, तंत्रिका तंत्र में विकार, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ड्रग को अचानक बंद कर देना जो है विनिवर्तन संलक्षण का कारण होता है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला ध्यान दीजिए, अब अगला चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ये आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। पेंसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पर ये जो है फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज जो है वो की थी। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बायोगैस उत्पन्न होती है, जो बायोगैस है ये उत्पन्न होती है यू बैक्टीरिया द्वारा, या फिर आर्की बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, या साइनो बैक्टीरिया द्वारा। तो याद रखिएगा कि जो बायोगैस होती है आपकी ये आर्की बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। आर्की बैक्टीरिया के द्वारा जो है बायोगैस उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो जीव है वो आपका होता है ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है किसके द्वारा, मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा। यहाँ पर जो है याद रखिएगा मोनास्कस परप्यूरियस द्वारा जो है यहाँ पर रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है, जो प्रतिजैविक होते हैं उनको मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, नील हरित शैवाल से, जीवाणुओं से, ब्रायोफाइटा से, या फिर विषाणुओं से। तो प्रतिजैविकों को मुख्यतः जो है वो जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जीवाणुओं से। तो प्रतिजैविकों को जो है मुख्यतः जीवाणुओं से जो है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंग प्रत्यारोपण के समय प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ये प्राप्त होता है। तो ये आपको यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको प्राप्त होता है यहाँ पर जो है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। किससे प्राप्त होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से जो है यहाँ पर आपको साइक्लोस्पोरिन प्राप्त होता है। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से फूले आटे का उभरा हुआ रूप जो है वो कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा किण्वन जो है वो फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप जो है वो हमेशा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अपशिष्ट जल की BOD जिसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्न में से किसकी मात्रा के आकलन से जानी जाती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये आप लोग याद रखिएगा ये किसकी मात्रा से जानी जाती है। तो ये जो है ऑक्सीजन की खपत से जानी जाती है। किसकी मात्रा से जानी जाती है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की खपत की मात्रा के आकलन से जानी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विटामिन B12 की मात्रा में हमेशा वृद्धि होती है जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा विटामिन B12 इसमें जो है यहाँ पर वृद्धि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, लैंडफिल में भर दिया जाता है, या खाद्य की तरह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी, गोबर से गोबर गैस के उत्पादन के बाद हमेशा जो है खाद्य की तरह यहाँ पर अपशिष्ट को यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है आपका राइजोबियम, याद रखिएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये जो है आपका दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, यानी कि इसका जो पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन जो है स्थिरकर्ता जीव नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव जो है वो आपका नहीं है। तो यहां पर आपको दिया गया है एनाबीना, इसके अलावा नॉस्टॉक और एजोटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो यहां पर ये आपका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है यहाँ पर स्यूडोमोनास, ये आपका जो है नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक, तो याद रखिएगा शर्करा से अल्कोहल के उत्पादन में यूज होता है आपका ईस्ट, यहाँ पर कौन सा कवक यूज होता है, ईस्ट, ये जो है शर्करा से अल्कोहल के निर्माण में यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, जो बीटी जीव विष है वो किस जीवाणु के द्वारा जो है यहाँ पर उत्पादित होता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा जो है यहाँ पर उत्पादित होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है पादपों के सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, इनमें से कौन है जो पादपों के साथ जो है सहजीवी संबंध यहाँ पर जो है वो स्थापित करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर राइजोबियम, इसके अलावा माइकोराइजा, ये दोनों यहाँ पर जो है सहजीवी संबंध जो है वो स्थापित करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर घ सही होगा। ये दोनों यहाँ पर सही है, इसलिए का और खा दोनों यहाँ पर सही माने जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है। तो जैव विघटित प्रदूषक जो होता है आपका ये वाहित मल जो होता है, यही आपका जो है जैव विघटित प्रदूषक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, तो अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा यहाँ पर कौन सा है, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बीटी कपास होता है आपका ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा होता है, बीटी कपास। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर अगला चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब आप इस चैप्टर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रजिस्ट्रेशन एंड्रोन्यूक्लियस प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे जो है डीएनए खंडों को जोड़ते हैं, इसके अलावा डीएनए के विशिष्ट क्षार क्रम को काटते हैं, डीएनए के परिवर्ती भागों को काटते हैं या फिर हानिकारक प्रोटीन्स को कम करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो है डीएनए के विशिष्ट क्षार क्रम को काटते हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रयुक्त होते हैं, ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए अणु को कहते हैं, तो इसे बोला जाता है यहाँ पर प्लाज्मिड्स। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड्स, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के खंडों को जोड़ता है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो है डीएनए के खंडों को कौन जोड़ता है, तो डीएनए के खंडों को जो है लाइगेज जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लाइगेज, ये जो है आपका डीएनए के खंडों को यहाँ पर जोड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पर है कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं, अनेक प्रतिलिपियां जो है वो पीसीआर के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं, पीसीआर के द्वारा जो है डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां जो है वो तैयार की जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है कृषि क्षेत्र में होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन निर्माण में भी होता है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी सही माना जाएगा क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग इन सभी में होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला इसके बाद दिया गया है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है
जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर जो है विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जो है डीएनए में परिवर्तन किया जाता है? तो याद रखिएगा, डीएनए में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी, ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जो है जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है। ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो किस एंजाइम की खोज से पड़ी थी? तो इसकी यहाँ पर जो है किस एंजाइम की खोज से? तो याद रखिएगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, इस एंजाइम की खोज से जो है यहाँ पर जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो पड़ी थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है? यहाँ पर जो है विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है आपका एंडोन्यूक्लियस, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है। वही क्वेश्चन ध्यान दीजिए पर अलग तरीके से है कि जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है, या फिर डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है? अभी मैंने बताया था एंडोन्यूक्लियस, तो वही यहाँ पर आपको दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये यहाँ पर जो है आपका डीएनए का रासायनिक चाकू होता है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? यहाँ पर जो है इसका उपयोग किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है वो डीएनए के पुनर्योगज के लिए किया जाता है। किसके लिए? डीएनए के पुनर्योगज के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला यहाँ पर है कि प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये याद रखिएगा, जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स? ये आपके जीवाणु कोशिकाओं में जो है पाए जाते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एपिसोम जो होता है आपका ये प्लाज्मिड से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड से। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला यहाँ पर है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। किसकी बात हुई है? जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक जो होता है आपका PBr322 होता है। ये लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है। देखिए यही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अभी आपको मैंने बताया था एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तापमान, विटामिन, लवण, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 9 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब इसके बाद के जितने भी चैप्टर बचे हैं उन सभी का कल की क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद।